पूज्य गुरु जी, पूज्य संत जी, पूज्य भाव जी, परम पूज्य परमात्मा, आप सब शिविरार्थी और सब सेवा कर्मचारी के चरणों में मेरे साष्टांग नमन, कोटि कोटि प्रणाम। अब हम जाएंगे मेडिसिनल डाइट। हमने आपको कटी स्नान के बारे में बताया था? नहीं बताया? तो कटी स्नान यानी ठंडे गर्म पानी में नाभि डूबे तब तक टब में बैठना। उसका टब भी आता है, लेकिन वो हर किसी के पास ना हो तो कोई बात नहीं, बड़ा टब होता है ना, या वो तगारा, उसमें पानी भर के बैठना है गर्म, जैसे 5 मिनट 7 मिनट या 10 मिनट गुनगुने पानी में कड़वे नीम का गर्म पानी करने का। और जब गुनगुना हो जाए अपने को बैठने लगे, पहले देखने का, हाथ डालने का, पैर जरा छूने का, अंदर सहन कर पाते हो वैसे में, फिर अपनी सीट से अंदर बैठने का, नाभि डूबे तब तक। फिर आप 5-7 मिनट उसमें से ठंडे पानी में या फिर उसी में बर्फ का एक बाउल डाल दो और नाभि तक डुबा के उसमें बैठे हो। उसमें पेट के काफ़ी रोग चले जाते हैं, जैसे गैस्ट्रिक ट्रबल है, पेट में जलन है, सही से पाचन नहीं हो रहा है, या यूरिन का कोई प्रॉब्लम है, तो ये बहुत अच्छी इलाज है। उसको कटी स्नान कहते हैं। नाभि डुबा के अंदर बैठना, नाभि डूबे तब तक पानी ऐसा बड़ा और थोड़ा ऊंचा टब लेने का और अंदर बैठने का। तो ऐसे आप अगर 10-10 मिनट या 5 मिनट उसमें या 3 मिनट इसमें, जैसे भी आप ठंडे गर्म पानी में, उसका सिकाई आती है तब तक बैठने का, गर्म में और ठंडे में, दोनों में, 1 बाय 1, एक के बाद एक में बैठना है। अकेला ठंडा भी नहीं, अकेला गर्म भी नहीं। इससे यूरिन ट्रैक के सारे प्रॉब्लम चले जाएंगे। किसी को यूरिन जैसे ड्रॉप होता है, किसी को खुल के नहीं होता है, किसी को ज़्यादा होता है, जो भी तकलीफ है वो ये कटी स्नान से चली जाती है। लेकिन उसमें मेडिसिनल डाइट भी लेना पड़ता है। जिसको यूरिन इन्फेक्शन है या यूरिन ट्रैक में कोई प्रॉब्लम है, तो आप रस में लौकी, खीरा, ककड़ी, रोज 500 ग्राम ककड़ी का जूस पीने का, उसमें थोड़ा सा पुदीना और नींबू डालने का। अकेली ककड़ी का पियोगे तो सर चल जाएगा, सर भारी हो जाएगा, तो उसमें थोड़ा पुदीना मिलाना जरूरी है, नींबू। हर जूस में नमक मत डालना, हो सके तो ग्रीन जूस में भी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि नमक आपके रोग को हटाने में बाधा रूप है। भले सेंधा नमक हो, लेकिन हो सके वहां तक नमक नहीं। चौहान साहब ग्रीन जूस भी बिना नमक वाला पीते हैं, प्लेन। तो आप भी ऐसे ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि रोग को जब हटाना है उसमें नमक बंद या कम करना है। तो ऐसे आप ले लें। स्किन डिसीज में खास नमक बहुत परेशान करता है, तो नमक ना के बराबर ले तो सभी जूस में मत डालें। फिर वाटरमेलन का जूस, यूरिन इन्फेक्शन में बता रहे हैं। लौकी का जूस, खीरा का जूस, वाटरमेलन का जूस, नींबू पानी, तरबूज, वाटरमेलन यानी तरबूज का जूस, नींबू पानी दिन में बार, और मौसम्बी का जूस, नारियल पानी, 2-4 ड्रॉप लेमन डाल के। इनमें से आपको जो भी मिले,
केवल 3 से 5 दिन आप ये रसाहार पे रहोगे, वो चीज चूस भी सकते हैं, तो उससे यूरिन ट्रैक का सारा प्रॉब्लम हट जाएगा। आप करके देखना। हमारे जेठ जी की बेटी को इतना यूरिन इन्फेक्शन होता था कि उसको बार बार बुखार आए और उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता था। अभी जो कल या परसों शक्ति आया था ना, मेरे जेठ जी का लड़का, उसकी ही बहन नैनी करके है, उसे थायराइड का ग्लैंड निकाल दिया है, उसको बहुत प्रॉब्लम थी और फिर डॉक्टर ने बोला कि इसमें कैंसर हो सकता है। तो उसने उस टाइम चौहान साहब खुद उसको समझाए थे कि बेटा तू कच्चे पे आ जा तो तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन क्या एकदम यंग एज होती है और घर में कोई मानता नहीं है तो कैसे करें। हम लोग करते थे लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं थी कि मैं कच्चे पे रहूं। फिर उसने 4 साल सब दवाइयाँ खाई, बहुत मोटी हो गई और इतनी प्रॉब्लम बढ़ गई कि यूरिन इन्फेक्शन उसे हर महीने होता था। फिर एक बार उसे भी हम भोपाल ले गए, उसके ससुर जी के साथ आई। उसके ससुर जी का डायबिटीज चला गया और उसके सारे प्रॉब्लम चले गए। फिर तो वो ऐसी लग गई, 9 महीना कच्चे पे रही, 9 महीने तक, और एकदम जैसे कंवारी थी वैसी हो गई। उसके सारे प्रॉब्लम चले गए। डॉक्टर ने उसकी दवाइयाँ भी बंद करवा दी, कैल्शियम वगैरह। तो उस बिटिया को ये जो यूरिन इन्फेक्शन होता था, उसने ये भोपाल आई, बोलने वाली मैं ही थी, वहाँ मुझे सुना तो फिर उसको इफेक्ट हुआ, क्योंकि वहाँ पे तो सेमिनार में थी इसलिए तो उसको हम बोले वही करना पड़ता है। फिर किया, उसका यूरिन इन्फेक्शन गया सो गया, 4-5 साल हो गए। अब उसे कभी भी नहीं होता, पहले हर महीने होता था। लेकिन यही जूस उसने मेडिसिनल डाइट की तरह लिए थे। करीबन 1 हफ्ता या 10 दिन वो ऐसे ही रसाहार उसने किया था, तो उसके सारे प्रॉब्लम चले गए। तो यूरिन इन्फेक्शन को हटाना यानी कटिस्ना, और मैंने जो जूसिस रस देते हैं तो यूरिन खुल के हो जाता है, वो अटकता है, वो खुल जाता है। जिनको ज्यादा प्रॉब्लम है, रात को उठना पड़ता है बार बार यूरिन पास करने के लिए, यानी कि ज्यादा पास होता है, उन लोगों को काले तिल, अपने काले तिल होते हैं ना, वो मुखवास में खाने चाहिए चबा चबा के, और नहीं चबा सकते हैं तो उसको पीस दे और उसको खाए, काले तिल। तो उससे उनका ज़्यादा जो यूरिन पास होता है वो कंट्रोल हो जाएगा काले तिल से। किसी का बच्चा भी अगर बड़ी उम्र तक बेड में सुसु करता है तो उनको भी आप सोने के 1 घंटे पहले लिक्विड बंद कर दीजिए और काले तिल के लड्डू बना के खिलाएं, गुड़ या शहद डाल के, थोड़ा ड्राई फ्रूट डाल के, बाकी ज़्यादा काले तिल, और उसको दरदरा पीस के उसके लड्डू बना दिए, तो बच्चे का ये जो बेड में सुसु करने की आदत है वो चली जाती है। और उसको सोने के 2 घंटे पहले एक बार उठा दे देना। पहले 2 घंटे में ही बच्चा सुसु करता है सोने के बाद, तो माँ को जागरूक रहने का 2 घंटे से पहले वो उठ जाए और उसे बाथरूम में ले जाए और उसे बिठाए, उसको होश हवास में लाए। क्योंकि वरना माँ क्या करती पता है, वहाँ से उठा के पॉटी में बिठा देगी, उसको पता ही नहीं है क्योंकि वो तो नींद में है। उसको उठा के बाथरूम में ले जाइए और उसे कहिए बैठो बेटा तुझे सुसु करना है। ऐसे कहोगे ना तो फिर उसके माइंड में ये जाएगा, हफ्ते 10 दिन में वो खुद उठ जाएगा, क्योंकि अब उसे आदत हो गई उठने की। इसीलिए बच्चे को ऐसे आदत डालते हैं कि खुद उठे। अब हम आगे चलते हैं, यूरिन इन्फेक्शन का चैप्टर खत्म हुआ। अब आगे बढ़ते हैं गैस्ट्रिक ट्रबल। गैस्ट्रिक ट्रबल जिनको भी है उनको क्यों है, पहले तो ये जांच करवाइए कि कहीं आपकी बड़ी आंत में या छोटी आंत में सूजन तो नहीं है, या अल्सर तो नहीं हुए, या गैस्ट्राइट बोलते हैं ना, गैस्ट्राइट,
उसमें कुछ भी डालो ना तो तुरंत अंदर दर्द करता है। और गैस्ट्राइक अल्सर है तो क्या होगा, ज्यादा देर आप बैठ नहीं पाओगे, ऐसे बैठोगे ना फिर वॉमिटिंग के सेंसेशन आएंगे और खट्टी खट्टी पित्त वाली वॉमिटिंग होगी। वो गैस्ट्राइक अल्सर जिनको होता है उनको ये सिम्टम्स होते हैं। तो पहले क्या है, ये अपनी जांच करवाइए। मेडिकल साइंस को अपने साथ रखना है, सर पे नहीं चढ़ाना है। क्योंकि हम क्या करते, सर पे चढ़ा देते, डॉक्टर ने ये कहा है वो कहा है, इंसान डर जाता है। क्योंकि डॉक्टर तो वो जो पढ़ेगा वही बोलेगा ना बेचारा, उसका क्या दोष। तो उसने तो जो पढ़ा है वो बोलेगा कि आपका ये रोग है, आपको ये दवाई लेनी पड़ेगी। तो अभी हम मेडिकल साइंस को साथ में रखेंगे, उसका विरोध नहीं करेंगे। हम केवल दवाई नहीं लेंगे जब तक हमारा निवारण हो जाता है। अगर आपको ऐसा लगे कि बहुत इमरजेंसी है, जैसे कल रात को हमें इनको लेके जाना पड़ा था हंसा बहन को, तो फिर ऐसा नहीं सोचते हैं कि नहीं हम तो एमडीएस के सेमिनार में आए हैं तो अस्पताल नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं रखने का। इमरजेंसी में जाना पड़ता है और कोई डॉक्टर कोई दवाई देता है तो लेनी भी पड़ती है। अगर वो बोलता है कि जूस के साथ नहीं चलेगा, कुछ अन्न देना पड़ेगा, तो फिर हम सब कुछ भूल के बोल देते खिचड़ी खा लो और ले लो। क्योंकि इतना भी हमें रूड नहीं बनना है कि भाई इमरजेंसी में जरूरत पड़ी तो एनटीएस करते हैं तो कैसे जाए, ऐसा नहीं है। मेडिकल साइंस का सहारा, क्योंकि हमें क्या है, डायग्नोसिस तो करवाना पड़ेगा। और फिर क्या है, कोई छोटी मोटी तकलीफ है तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं अनुभवी साधक को। अगर रास्ता है तो अपनाने का, और नहीं है तो आप एलोपैथ, होम्योपैथ, आयुर्वेद या कुछ भी नेचुरोपैथी जो करवाते हैं वैसे किसी का भी सहारा कुछ दिनों के लिए लेना पड़े तो इतना सोच नहीं रखने का। हमारे गुरुजी ये नहीं सिखाते कि किसी की जान ले ले, तो ऐसे कभी नहीं करना। हाँ, ये बात जरूरी है कि एक बार हम अनुभवी साधक को जरूर पूछें कि इसमें हम आगे कैसे बढ़े, ताकि आपको रास्ता मिले और आप घबरा ना जाओ। वरना इंसान को क्या है, घबराहट से उसकी बीमारी ज्यादा तेज हो जाती, बढ़ जाती है। तो कोई भी रोग में घबराने का नहीं। ज्यादातर बीमारियों का इलाज एमडीएस से हो जाता है। उपवास, एनीमा और आराम, ये 3 ही रेमेडी है। यही ब्रह्मास्त्र है और इसी को आपको किसी भी रोग में अपनाना है। आपको 3 दिन में, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन, 72 आवर्स लगते हैं किसी भी बीमारी को रिवर्स करने के लिए। क्योंकि सभी बीमारी का कारण केवल और केवल पुराना मन होता है। वो पुराना मन जब हट जाता है उपवास और एनीमा के जरिए, तो रोग अपने आप हट जाता है। तो हमें ऐसे आगे बढ़ने का। अब हम आगे चलते हैं डायबिटीज। तो डायबिटीज के पेशेंट क्या करेंगे? डायबिटीज हो या कैंसर हो या बीपी हो, एक ही बात काम करती है, सुबह का इंटरमिटेंट फास्टिंग। जो 16 घंटे का फास्टिंग है उसको ऑटोफेगी सिस्टम कहते हैं साइंस की भाषा में। ऑटोफेगी सिस्टम आप गूगल में या यूट्यूब में जाओगे और AUTOPHEGY लिखोगे तो ऑटोफेगी का पूरा चार्ट आ जाएगा अंदर। उसमें अमेरिका के और जापान के नोबेल पारितोषिक विजेता डॉक्टरों ने समझाया है पूरा अपना आहार प्लेट। उसमें आज साइंस और WHO भी कहता है कि सुबह में हमें फास्टिंग करना चाहिए, हो पाए उतना। ये जरूरी नहीं है कि आप जबरदस्ती करो अपने शरीर के साथ, लेकिन हो पाए उतना फास्टिंग करना चाहिए। अब WHO भी कहता है कि हफ्ते में 2 फास्ट करो, यानी 2 दिन आप अन्न न खाओ, अगर आपको सही सलामत और स्वस्थ रहना है तो
तो वैसे भी हमारे धर्म में कहा गया है, तो आप वीक में 2 फास्ट कर सकते हैं, बाकी के दिनों में आप एक वक्त भोजन कर सकते हैं। क्योंकि देवों के देव महादेव ने तो नंदी को पृथ्वी पे जाके बोलने को कहा था कि 3 टाइम नहाओ, 1 टाइम खाओ। ये नंदी ने घोटाला कर दिया, 3 टाइम खाओ, 1 टाइम नहाओ। हमने पूरा घोटाला कर दिया, उठ के खाना शुरू करो, रात को सो तक ये चालू रखो और एक बार मुश्किल से जाओ। तो ये लेयर पे लेयर होते गए, यानी कि बड़ी आंख में ये पक्व भोजन जमता गया। पक्व भोजन एसिडिक होता है। पक्व भोजन जो बच्चे हैं उसको हजम हो जाता है, लेकिन समझो 40 के बाद पक्व भोजन 48 घंटे में एक बार पचता है, यानी एक दिन कच्चा, एक दिन पका, वो भी एक वक्त। ये थेरेपी सही चलती है। लेकिन हम तो 2-2 टाइम अगर पकवा खाते हैं, तो फिर जो संयमित आहार लेते हैं वो बीमार नहीं होते हैं। आप देखना, जिनके जीवन में बिल्कुल स्ट्रेस नहीं है, चिंता नहीं है, हड़बड़ी नहीं है, आप देखना उनकी लाइफस्टाइल एकदम सही होगी और संयमित मात्रा में और घड़ियाल के वक्त पे वो खाना खाया, फिर 2 बार खाया, फिर कुछ भी नहीं, जूस वूस पिया तो फिर खाना टाल देते हैं। उनको ज़्यादातर कोई बीमारी नहीं होती है, क्योंकि संयम होता है, थोड़े में संतुष्टि। लेकिन जिनको संयम नहीं है उनको प्रॉब्लम आते हैं। तो हमें सम्यक आहार, सम्यक व्यायाम और सम्यक निद्रा, ये तीनों का समन्वय जीवन में करना है। सम्यक निद्रा यानी कि पूर्ति आपकी निद्रा नहीं है। अगर आप पूरी तरह से अच्छी गाढ़ निद्रा नहीं लेते हो तो आपका पेट साफ नहीं होगा, आप कितना भी एनिमा कर लो, क्योंकि सीधा नाता हमारे पेट का नींद के साथ है। गाढ़ निद्रा आएगी और आपने शाम का भोजन सोने के 3 घंटे पहले कर लिया है, तो आपका भोजन आसानी से हजम हो जाएगा और सुबह में अच्छे से पेट भी साफ हो जाएगा। तो जो भी लोग शाम का भोजन जब भी शुरू करें तो याद रखें, सोने के 3 घंटे पहले 6 और 7 के बीच में आपका भोजन संपूर्ण यानी कि कंप्लीट हो जाना चाहिए। 7 बजे के बाद हो सके तो कुछ भी नहीं, एक बार अच्छे से भोजन कर लिया, फिर क्या बार खाना। लेकिन कभी कभार थोड़ा जगते हैं तो आप फल वल खा सकते हैं, लेकिन दोबारा भोजन नहीं कर सकते। भोजन एक ही टाइम हजम होता है। आप एक ही टाइम पकवा खाओगे तो देखना आपका पेट सुबह में इतना अच्छे से साफ हो जाएगा ना, फट से, लेकिन उसमें लिक्विड होना चाहिए। लिक्विड बेस्ड भोजन यानी हमने कहा था वेज सूप, वो आपका सही माध्यम है। कुछ ना करो तो सहजन की फली, मुनगा, सरगवा की सींग, एक व्यक्ति 2 या 3 उबाल के उसका पानी पी जाए और सींगी चूस ले, ये तो कर सकते हैं ना, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ जरा सा सेंधा नमक और हल्दी अच्छी लगती है तो जरा सी हल्दी डाल के उसको उबाल दीजिए, बड़े बड़े इतने पीस करके उबल जाएगा। फिर उसका पानी आप नींबू डाल के या ऐसे ही, क्योंकि आपने ऑलरेडी सेंधा नमक जरा सा डाला है, बस उसको पी जाइए और सींगी को चूस लीजिए। इससे ना आपको हड्डियों का प्रॉब्लम लाइफ टाइम कभी नहीं आए। और सरगवे के पत्ते ग्रीन जूस में रोजाना 1 मुट्ठी डालें। वो पत्तियां रोटी में भी अच्छी लगती है। हम अगर ज्वार की रोटी या थेपला जैसा कुछ बनाते हैं ना, तो आप सहजन की फली के पत्ते, ड्रमस्टिक के पत्ते वो आप रोटी में भी डाल सकते हैं, उससे भी आटा बना सकते हैं। और वो आप जूस में डालते हो तो उसमें बहुत कैल्शियम है। और
वो जब हम लेते हैं तो आपके शरीर में आप देखना ये हड्डियों का दुखना है ना, ये फ्रोजन शोल्डर जो भी है सब कुछ चला जाएगा। लेकिन उसका सेवन रोजाना एक व्यक्ति को एक मुट्ठी, ये परमात्मा का दिया हुआ आपकी मुट्ठी उसके अंदर आए उतना आप जूस में डाल सकते हैं। अगर 2 व्यक्ति है तो फिर 2 मुट्ठी डाल, तो फिर आपको ज्यादातर हड्डियों के प्रॉब्लम नहीं होंगे, क्योंकि 40 के बाद हड्डियां थोड़ी वीक हो जाती है। हमारा बॉडी हम जो खाते हैं उसे एब्जॉर्ब नहीं करता है। पता है डॉक्टर 30 के बाद या 35 के बाद बोलते हैं सप्लीमेंट शुरू करो, कैल्शियम खाओ, विटामिन की टैबलेट खाओ, ये बिल्कुल गलत है। ये सप्लीमेंट